कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके पास दो बीकर हैं, एक में आपने जिंक सल्फेट को रखा है, दूसरे बीकर में आपने क्या रखा है, कॉपर सल्फेट को रखा है। जिंक सल्फेट में आपने जिंक की रॉड को डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर की रॉड को डिप किया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड को आपने एक वोल्टमीटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया है और साथ में प्रोसेस उस पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है जबकि कॉपर रिडक्शन कर रहा है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को आप रिडक्शन बोलते हो। मतलब हो क्या रहा है समझिए ध्यान से। अगर तो जिंक जो था वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Zn2+ में जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ करके Zn2+ एक्वस फॉर्म में चला गया, मतलब इस सॉल्यूशन में चला गया। ये सॉल्यूशन आपका हो गया कैटायनिक और ये रॉड कैसा हो गया, एनायनिक। मतलब इस Zn पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप एनोड बोलते हो, जहां पर रिडक्शन होता है उसे आप कैथोड बोलते हो। तो यहाँ पर कैथोड कैसा होगा समझिए, CuSO4 है, Cu2+ में डिसोसिएट होगा और SO4 2- में। तो Cu2+ जाकर के कॉपर के रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इस पर तो आ गया प्लस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ गया। इसे आपने क्या बोला है, कैथोड बोला है। तो हम समझ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो कैसा है, रेडाबेसिक, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। सही है ये बात। आगे बात की जाए, जो प्रोसेस हो रहा है एनोड और कैथोड पर ये है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके Zn2+ में चेंज हो रहा है, जबकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है। सेल लिखने की बारी आई। देखिए हाफ सेल को कैसे लिखेंगे आप, अगर इसका हाफ सेल लिखना हो तो आप लिखेंगे इसको इस तरह से, Zn/Zn2+। क्योंकि जब आप नेट रिएक्शन लिखेंगे इसका तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा Zn से Zn2+ और यहाँ पर क्या बचेगा, Cu2+ से Cu। तो पहला हाफ सेल आपको मिला Zn से Zn2+, अर्थात एनोड का जो हाफ सेल मिला वो Zn से Zn2+ मिला, जबकि कैथोड का जो हाफ सेल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, Cu2+/Cu। अब से समझ में आपको कैसे लिखना है, Zn से Zn2+। चूंकि ये Zn आपका सॉलिड है तो यहाँ पर आप PS लगा लीजिए, ये एक्वस फॉर्म में चला गया तो आप लिख दीजिए एक्वस। सेम कंडीशन में ये Cu2+ आपका एक्वस है तो आपने एक्वस लिखा और ये आपका सॉलिड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। आगे की बात करें, नेक्स्ट बात करें, समझिए। सॉरी, इसके नेट रिएक्शन की बात करें तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा Zn से फिर Cu2+, ये रो, फिर क्या बचेगा Zn2+ और फिर क्या ये, सही बात है ये। अब
जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी कि किस प्रकार से सेल को रिप्रेजेंट किया जाए, तो सेल रिप्रेजेंट का नियम है समझ लीजिए इसको, ठीक। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात जब आएगी तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको एनोड, फिर आपको लिखना पड़ता है साल्ट ब्रिज, और उसके बाद क्या लिखना होता है कैथोड। एनोड, साल्ट ब्रिज, कैथोड। एनोड, साल्ट ब्रिज, कैथोड को जब आप लिखेंगे तो यहां पर एनोड आपका जिंक है, और जिंक को आपने लिख दिया जिंक, इसका फिजिकल स्टेट Zn2+। फिर क्या लगाएंगे आप साल्ट ब्रिज, क्योंकि हाफ सेल अभी हमने बताया आपको कि हाफ सेल कैसे लिखा जाएगा, Zn तो Zn2+, फिर Cu2+ से Cu। चूंकि हमने अभी बात की थी कि इसका फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर लगाया यस और यहाँ पर लगाया आपने एक्वस, क्योंकि ये जो आपका आयनिक फॉर्म है ये तो एक्वस में चला जाता है ना, ये आपके सॉल्यूशन में चला जाता है। तो आपने एक्वस लिखा, फिर आपने साल्ट ब्रिज को लगाया जो डिफरेंशिएट कर रहा है किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, है ना। नेक्स्ट की बात की जाए तो कॉपर से कॉपर, तो कॉपर Cu2+ जो है ये आपका एक्वस फॉर्म हो गया, और ऑब्लिक फिर आपका क्या बचा कॉपर। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर तो उसको समझिए आप, इरेज कर दीजिए इसको। सेल आपको लिखना आसान लगेगा अभी थोड़ी देर में, समझिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है मान लीजिए AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन हो क्या गया Ag प्लस Cl माइनस, ऐसा हो रहा है, दिख रहा है ना, ऐसा हो रहा है। अब इसका सेल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप बताइए। Ag+ से Ag हो गया, Ag+ Cl- से Ag हो गया, मतलब यहां पर कि Cl- से Cl- इसमें तो कोई इंटरचेंजिंग हुआ नहीं, ये Ag+ से Ag हो गया, मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, इसका क्या हुआ रिडक्शन। ये Ag+ है, Cl- है, यहां पर Ag फिर कोई चार्ज नहीं है, Cl- है, तो Cl- पहले था, Cl- बाद में भी है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ये प्लस से 0 पे चला गया, मतलब इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अगर इसका रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन किसका होता है कैथोड का, और कैथोड का आप लिखते कहां पर है, कैथोड का कहां लिखते हैं आप, क्लियर है ना। तो कैथोड आप लिखते हैं साल्ट ब्रिज के बाद, तो पहले आप लगाएंगे साल्ट ब्रिज और उसके बाद कैथोड लिखेंगे। तो कैथोड में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप AgCl ऑब्लिक Ag, है ना, और फिर से ऑब्लिक लगा करके आप Cl माइनस कर दीजिए। होप आपको समझ में आया ये कैसे लिखना है, समझ गए। AgCl फिर ऑब्लिक लगा आपने Ag, फिर ऑब्लिक लगा करके आपने क्या कर दिया Cl माइनस कर दिया। अगला एग्जांपल बात करिए, मान लीजिए आपका Fe2+ है एरो, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, Fe2+ है, फिर Fe3+ है, फिर इलेक्ट्रॉन है। आप ध्यान से समझिए तो ये क्या है एक्वस, और ये भी एक्वस, क्योंकि दोनों चार्ज है ना। तो अगर ये दोनों चार्ज हैं तो आप समझिए हम बात कर रहे हैं कि दैट सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। दैट सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। पर यहां पर सरफेस है कहां, ये तो एक्वस फॉर्म में चले गए, तो सरफेस है कहां, मतलब इसके लिए हमको एक नया इलेक्ट्रोड भी सेटअप करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए जो इनर्ट हो, जो इनके साथ में कम से कम रिएक्शन ना करे। तो उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं प्लेटिनम को, उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं प्लेटिनम। तो जब इस कंडीशन में लिखना होगा तो आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है Fe2+ से Fe3+ मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका है एनोड का है, यहाँ पर किसका हो रहा है वही कैथोड का हो रहा है, ये तो कैथोड है ना। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन एनोड का होता है, तो एनोड को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, मतलब साल्ट ब्रिज के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इस सिंबल को लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे Fe2+ और यहाँ पर आप लगा दीजिए कॉमन, कॉमा जिसे बोलते हो
Fe2 प्लस कॉमा Fe3 प्लस, अब लगाइए फिजिकल स्टेटस का, ठीक। Fe2 प्लस कॉमा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने कॉमा लगाया है, Fe3 प्लस, और उसके बाद क्या लगाना है आपको, प्लेटिनम। ये आपको देखने को खूब मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। समझ गए? कोई डाउट इसमें? हमने बात की कि ये आपका Fe2 प्लस है, ये Fe3 प्लस है, ये आयनिक इलेक्ट्रॉन है, और जब आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा इस पर सरफेस नहीं होगा, ये एक्वस फॉर्म में सरफेस नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहां से होगा फिर इस पर। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा नहीं इस पर, तो हमको कोई ना कोई तो इलेक्ट्रोड सेट करना पड़ेगा ना। वो इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो इनर्ट हो, जो इनके साथ में रिएक्शन ना करे। इसलिए हमने क्या यूज किया, प्लेटिनम को यूज किया। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, फिर भी यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर प्लेटिनम की छड़ लगाई गई, और उस प्लेटिनम पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, आयरन का। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई, और जब दोनों ही सेम फेज में हो तो आपको कॉमा से इंडिकेट करना है इसे। क्लियर? आगे की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2Br माइनस प्लस H प्लस Br2 प्लस H2। समझिए, 2Br माइनस से Br2 हुआ, मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है और Br2 चेंज हो गया, फिर H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 फॉर्मूले में चला गया। ध्यान से समझिए, तो ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में होता है। लिक्विड और गैस दोनों के सरफेस पे हम मान के नहीं चलेंगे ना, हम सॉलिड की सरफेस तो मान के चलेंगे, पर लिक्विड और गैस की सरफेस हम नहीं मानेंगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए फिर से पहले जैसी कंडीशन बन गई। तो एनोड ये हो गया हमारा ब्रोमीन, और कैथोड हो गया ये, क्योंकि जहां पर ये आपको सिंपल सा आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड। तो अब यहां से समझ में आ गई बात कि Br माइनस से Br हुआ, मतलब किसको किस प्रकार से लिखेंगे आप। तो सबसे पहला नियम मैंने बताया कि यहां पर अगर दोनों लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, तो प्लेटिनम की रॉड आपको लगानी पड़ेगी। तो प्लेटिनम की रॉड लगानी है। एनोड अगर आप लिख रहे हैं तो प्लेटिनम सबसे पहले लगाइए, और कैथोड लिख रहे हैं तो लास्ट में लगाइए। मतलब यहां पर आपने लिखा प्लेटिनम ऑब्लिक Br माइनस, चूंकि ये कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता, आपने लिखा Br माइनस, फिर से ऑब्लिक लगाना चाहे तो ऑब्लिक, और नहीं तो कॉमा Br। सॉल्व। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। यहां पर आप ऑब्लिक लगा सकते हैं, पर कॉमा ज्यादा बेटर है। प्लेटिनम मैंने बताया कि अगर आपने लिखना है एनोड तो सबसे पहले प्लेटिनम लगाइए, अगर आपने कैथोड लिखना है तो सबसे लास्ट में प्लेटिनम लगाइए। अब क्या हो रहा है, H प्लस से H2, मतलब H प्लस ऑब्लिक H2। क्लियर? ऑब्लिक लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो कॉमा H2, फिर से ऑब्लिक करके प्लेटिनम। अब दोनों ये कैसा है, सॉलिड, ये सॉलिड, ये आपका लिक्विड फॉर्म है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, फिर से ये आपका एक्वस फॉर्म है, और ये आपका गैसियस फॉर्म है। तो ये आपने सेल रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है कि धीरे धीरे आपको ये क्लियर होता जा रहा है। क्लियर? ये आगे चले। नेक्स्ट देखिए, जब आपने ये बीकर लिया, और बीकर में आपने क्या किया, रॉड लगाई, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट किया। ये इलेक्ट्रोलाइट सपोज दैट दोनों में आपने बात करी हमने, ये इस तरह से सेट किया ना, ये जिंक है आपका और ये कॉपर है। ठीक, अब इसको अपने वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, जैसे वैसे कर दिया आपने। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। सपोज दैट वो पोटेंशियल डेवलप हुआ x, और यहां पर जो पोटेंशियल आया ये एनायनिक हो जाएगा, तो ये कैटायनिक हो जाएगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो मान लिया हमने y, इसका पोटेंशियल x और इसका पोटेंशियल y। ठीक, ये पोटेंशियल डेवलप हुआ इस पे। अब जिसका पोटेंशियल होगा हाई, उधर से करंट फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल हाई है तो करंट इधर से फ्लो होगा, अगर इसका पोटेंशियल हाई तो करंट
इधर से फ्लो होगा। यही ना होता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी तरफ से करंट फ्लो होता है। चलिए ये बात हमको समझ में आई। आगे इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है और इसके एक्वस फॉर्म में के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे ना। द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड बिटवीन देयर इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर मेटल। मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसे आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोल देंगे। और अगर आपको किसी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप सेल का पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे? सेल, अगर सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? आपको करना है पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब हम लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज कैथोड एंड एनोड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अगर सेल का, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है आपको तो कैथोड में से एनोड को आप माइनस कर दीजिए, जो बचता है वो आपका सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। एनसीईआरटी ने एक लाइन मेंशन की है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता, होता क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सबसे पहले आपको रिडक्शन पोटेंशियल में उसको चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा? वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जस्ट अ मिनट, समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने बात की कि अगर इलेक्ट्रोड मतलब सेल पोटेंशियल याद करना हो तो कैथोड माइनस एनोड कर देंगे तो निकल जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये आपका रिएक्शन है ZDN प्लस Cu2 प्लस एरो ZN2 प्लस Cu, और यहां पर दिया हो कि ZN से ZN2 प्लस बराबर माइनस 0.76, Cu से Cu2 प्लस दिया हो कितना? माइनस 0.3, ऐसा करके कुछ दिया हो। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, ZN से ZN2 प्लस का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और Cu से Cu2 प्लस का भी मतलब ऑक्सीडेशन। एक चीज हमको याद है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये जो दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, इसका आरपी हो जाएगा 0.76 हो जाएगा कि नहीं? और इसका क्या हो जाएगा? माइनस 0.34 हो जाएगा। क्योंकि ये कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो आपको पता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या हो जाएगा? माइनस 0.34 फिर से माइनस 0.76, ऐसा है। मैंने सिंबल गलत ले लिया है, ये आपका प्लस होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका माइनस। जब ये माइनस है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस में हो जाएगा, है ना, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस में। अब सही है, तो क्या होगा? सपोज दैट ये प्लस में हो गया, यहाँ पर पहले से माइनस का सिंबल है और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। मैंने क्या बात की कि अगर मान लीजिए ये हुआ ZN Cu2 प्लस एंड ZN2 प्लस एंड Cu, इसके लिए आपने ZN से ZN2 प्लस की वैल्यू दे दिया इसने कुछ करके, मान लीजिए 0.76 ऐसा वैल्यू दिया इसने कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका वो 0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.76। ठीक,
और इसी प्रकार से ECU से Cu2 प्लस की वैल्यू दे दिया -0.34। तो अगर ये -0.34 है तो रिडक्शन पोटेंशियल में फिर से माइनस आएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर इसमें प्लस में चेंज किया हमने तो ये हो जाएगा 0.34। अब E सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड आपका कॉपर है, एनोड आपका जिंक है। तो आपने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पर 0.34 और इसकी वैल्यू आपने पुटअप कर दी। जो कैलकुलेट करके वैल्यू निकली वो क्या है, 1.1 वोल्ट। क्लियर है अब ये बात? चलिए इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सेल लिखना कम से कम आ गया। और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब भी ये न्यूमेरिकल्स दिए हों तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कैथोड दिया है, सॉरी ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया हुआ है। अगर रिडक्शन दिया है तब तो सही है, अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसको माइनस में चेंज कर दीजिए बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। फिर आपने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, और फिर जो वैल्यू होगी आपकी निकल के आ जाएगी सामने। क्लियर है की बातें? क्लियर? चलिए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे आप लोग हमको। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और फिर से आ जाएगा कोलराउस लॉ वगैरह जो भी है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए